नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए, आज दिन है सोमवार और 9 फरवरी आज की डेट है। सीधे आज हम लोग इसी क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग क्लासेस को अच्छी तरीके से देख रहे होंगे और अपने हित मित्रों को भी आप वीडियो भेज दिया करिएगा, क्योंकि मैं कई बार कहता हूं ना कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो अच्छे कंटेंट से बच जाते हैं। अभी इंटरव्यू होने वाला है, आप जानते होंगे कि जो भी टॉपिक हमने कराए हैं, जो भी चीजें हैं, सब चर्चाओं में रहती हैं और मैंने डिटेल्स में उसको मैं कराता हूं। ये सारी चीजें आपके प्री के लिए, मेंस के लिए और आपके इंटरव्यू के लिए क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसको आप लोग प्लीज अच्छे तरीके से करना है, इसमें कोई इब्बट आपको ना करना रहे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें आपके लिए नई हैं और अच्छी हैं। ठीक है, नंबर 1, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बहुत कॉमन सा प्रश्न था, अधिकतर लोगों ने नहीं उत्तर दिया था। आज मैं पुनः से आप से अपेक्षा करता हूं कि इस उत्तर को आप बताएं, मतलब इस प्रश्न का उत्तर बताएं कि कौन सा पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट है, काजीरंगा है, रणथंभौर है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, तो आप प्लीज इसका उत्तर मुझे बताइएगा। चलिए, दूसरा, आज का पहला टॉपिक क्या है? भारत सरकार, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए जो है, क्या कहते हैं, ये न्यूज है आपके लिए। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप जानते हो कि नागालैंड चर्चाओं में रहता है और नागालैंड को एक विशेष राज्य का दर्जा भी प्राप्त है, क्योंकि यहां पर जनजातियां पाई जाती हैं। और इसके अलावा नागालैंड के अलावा कई अन्य पूर्वी राज्य हैं जिनको विशेष प्रावधान किया गया है, जिनके समझ में आर्टिकल्स अलग अलग हैं। याद है क्या वो आर्टिकल हैं? नहीं याद है? याद कर लेना उन आर्टिकल को, कि पूर्वोत्तर के विशिष्ट राज्यों को किस आर्टिकल के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उन पर कोई खास रूल, और वहां पर आप पार्लियामेंट का नहीं चला सकते हैं, कोई विशेष खास रूल नहीं चलता वहां पर, क्योंकि वहां पर जनजाति वर्ग पाया जाता है। तो उनके संरक्षण संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए जो है वहां के विधानसभा की परमिशन लेना बड़ा आवश्यक होता है। पता है आप लोग कि नहीं पता है? नागालैंड के बारे में पढ़ लीजिएगा और वहां से प्रश्न बनता है, तो इसको नोट करिएगा जरा। ठीक है, दूसरा, अभी ये जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, ये अपने आप में बड़ा अहम है। ठीक है, वहां के जनजातीय समूह के विकास और संवर्धन के लिए, यानी कि अभी यह समझौता हाल ही में 5 से 6 फरवरी 2026 में इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार, ठीक है, नागालैंड जो गवर्नमेंट है यानी कि नागालैंड सरकार, ठीक है, और ये देखो ये पॉइंट, पूर्वी नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों के बीच में नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर यानी कि एमओयू पर क्या हुआ, अभी हाल ही में साइन हुआ है। क्या इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है उन दशकों पुराने, जो बहुत पुराने कानून हैं, उन दशकों पुराने व ठहराए गए राजनीतिक प्रशासनिक विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना। कुछ पुराने विवाद थे जो सही नहीं थे, उन विवादों को समाप्ति करना और उनको विकास की मुख्य धारा में लाना अपने आप में। ठीक है, तो उन विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना और पूर्वी नागालैंड के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास की जरूरतों को क्या करना है, मजबूत करना अपने आप। तो ये समझौता उसके लिए हुआ है। ठीक है, हालांकि फिर से यहां पर डिटेल्स में हमने यहां पर लिख दिया है कि क्या समझौता है। तो इंडियन गवर्नमेंट, नागालैंड गवर्नमेंट और ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, क्या इन तीनों ने मिलकर के फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, समझौते पर 5 फरवरी 2026 को हस्ताक्षर किए गए, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो भी मौजूद रहे अपने यहाँ पे। तो अब आप एग्जाम में अलग से प्रश्न पूछ लेगा कि भाई नागालैंड के सीएम कौन है, आप कहेंगे नेफ्यू रियो हैं। पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको जानकारी हमेशा रखनी चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। टास्क नोट कर लीजिएगा। टास्क 1 नंबर, क्या तैयार करना है? पूर्वोत्तर राज्य जो भी आपके हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उनको किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है विशेषाधिकार दिए गए हैं, वहां की विधानसभा के बारे में पढ़ लीजिएगा, वहां के जातियों जनजातियों के बारे में पूछ लीजिएगा। अलग अलग पूर्वोत्तर राज्यों में अलग अलग प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं और आप जानते होंगे ये आपके ज्योग्राफी वाले सेक्शन में यहां से प्रश्न बनते हैं आप। और खास बात, पूर्वोत्तर जो भी राज्य हैं, उन राज्यों की सीमाएं क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगती हैं, या उन राज्यों की सीमाएं किन अन्य राज्यों से लगती हैं, या उत्तर प्रदेश से लगती हैं, बताइए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसको प्लीज आज ही रेडी कर लीजिएगा। ठीक है भाई साहब, ऐसे बैठे मत रहो, ठीक है, नोट कर लो प्लीज, है ना, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। चलिए,
मुख्य उद्देश्य और प्रमुख बातों की हम बात करते हैं तो फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी का गठन। इस समझौते से पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों जिनमें आपका मोन, तुएनसांग, किफरे, लोंगलोंग, लोंगलेंग, नोकलक, शामतोर के लिए FNTA नामक एक प्रशासनिक प्राधिकरण बनने की रास्ता जो है साफ हुआ है, जो कि ये है। ठीक है, यह प्राधिकरण जो बना है स्थानीय विकास, प्रशासन और निर्णय निर्माण में क्या है, एक विशेष भूमिका निभाएगा अपने आप पे। ठीक है, चलिए FNTA को 46 विषयों पर शक्ति स्थापित करने की व्यवस्था शामिल की गई, जिसपे उनको विशेषाधिकार मिलेगा। विकास कार्यों के लिए वित्तीय योजनाओं और संपत्ति के वितरण में भी स्वायत्तता दी जाएगी। इसका मकसद स्थानीय लोगों को बेहतर ढंग से आर्थिक और सामाजिक फैसले लेने का भी अवसर देगा अपने आप में। ठीक है, संधि का दायरा, एक खास बात, इसमें कुछ चीजें खास हैं जो कि यह समझौता संविधान के अनुच्छेद 371A को प्रभावित नहीं करता है और नागालैंड राज्य की सीमांकन अखंड रखता है अपने आप पे। ठीक है, अब देखो इसी आर्टिकल 371A के अंतर्गत नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है और इसी प्रकार से इसी आर्टिकल से कोरिलेटेड करता हुआ आपके जो अन्य पूर्वी राज्य हैं उनको भी ऐसे ही विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो आपके एग्जाम में 371, 371 2B ऐसे करके आपके प्रश्न आते हैं किन किन राज्यों को किन किन आर्टिकल के तहत जो है विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो इन सारे आर्टिकल्स को क्या कीजिएगा, रेडी कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, पूर्वी नागालैंड के लोगों ने पिछले लगभग 10 से 15 वर्षों से अलग राज्य जैसी प्रशासनिक इकाई की मांग की है, यह दावा करते हुए कि भाई इस हिस्से में विकास और शासन को पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है और इसी सब चीजों को लेकर के यह समझौता किया गया कि भैया अब सबको विकास के रास्ते पर आना पड़ेगा। ENPO इस क्षेत्र के 8 मान्यता प्राप्त नागा जनजातियों का प्रतिनिधित्व करता है और उन्हें मूल रूप से अलग राज्य की मांग की थी, जिसे बाद में स्वायत्त प्रशासनिक प्राधिकरण के प्रस्ताव के रूप में विकसित किया गया। उम्मीद क्या है इससे, स्थानीय प्रशासन में भागीदारी और तेजी से विकास, विशेषकर पूर्वी नागालैंड के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। लंबे समय से चली आ रही मांगों और विकासों का शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा। पूरे नागालैंड के भीतर सामाजिक सामंजस्य और समृद्धि को बढ़ावा भी मिलेगा अपने आप। तो ये एक अच्छी पहल है। एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर राज्यों के जो विकास थे उस विकास के में जो रोड़े आ रहे थे, जो बैरियर्स थे उसको खत्म करने के लिए, जो उनके डिमांड्स थे उनको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर काम किया है। उधर मैती और कुकी वाला जो मामला था वो एक अलग मामला था। ठीक है, लोगों ने उसको अलग तरीके से उसको रखा, लेकिन बहुत अलग मुद्दा था। शायद आपने उसको डीप नहीं समझा, को समझने का प्रयास कीजिए क्या मुद्दा था वो। ठीक है, केंद्र सरकार पर लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया था, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मामला बहुत सेंसिटिव था। ठीक है, उसको कभी डीप पे पढ़िएगा, कुकी मैती वाला मुद्दा जो था। और बाहरी शक्तियां जो है ना हम लोगों को क्या करती हैं, आपस में लड़ाती हैं गलत इंफॉर्मेशन देने की वजह से, गलत चीजों की वजह से। और भारत जैसे देश में तो बाहरी शक्तियां बहुत प्रभावित हैं जो आपको देश से कमजोर करने के लिए हमेशा आगे रहती है और ये सब बातें हमें समझनी पड़ेंगी, है ना। चलिए, हाल ही में भारत सरकार, नागालैंड सरकार और ENPO के बीच हुआ त्रिपक्षीय समझौता किस उद्देश्य से किया गया है। नंबर 1, न्याय राज्य बनाने के लिए, सीमा विवाद सुलझाने के लिए, पूर्वी नागालैंड के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु या सैन्य प्रशासन लागू करने के लिए, किस लिए किया गया है। बहुत कॉमन सा उत्तर है इसका। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर C। अच्छा, अगर आपको लगे कि उत्तर जल्दी जल्दी बता रहा हूं तो वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से देखिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है आपको, क्योंकि मुझे क्लास और भी करनी होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऑप्शन में रुकता नहीं हूं। ठीक है, लेकिन आप लोग रुक जाया करिए। चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार बच्चों का अस्थिर चित्रण अपनी तरह से एक बाल यौन शोषण है। दरअसल यह बात संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ है और यूनिसेफ के बारे में डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे। उन्होंने कहा है कि आज जो AI से हम जो न्यूड फोटोज जो बनाते हैं बच्चों की और इस तरीके से, ये अपने आप में बाल यौन शोषण के अंतर्गत आता है। बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट यूनिसेफ ने अभी दिया है। और आप जानते हो कि AI का बढ़ता एक तरीके से जो प्रभाव है वह हमारे मन मस्तिष्क और हमारे दैनिक प्रयोगों में दिखाई देता है कहीं ना कहीं, और हम उसका फायदे से ज्यादा हम उसका नुकसान कर रहे हैं इस समय AI का, खासकर भारत देश में। यह नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने देखा कि किस प्रकार से जो है अभी चीजें बढ़ी हुई हैं अपने आप में। डीप फेक वीडियोस, डीप फेक इमेजेस, आप जानते हो डीप फेक है ना, मैंने कई बार समझाया आपको डीप फेक। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी बहुत चर्चाओं में रहती है, डीप फेक, डीप फेक। अच्छा, ये
अभी ना आपका जो इंटरव्यू होने वाला है ना, उसमें भी डीप फेक के बारे में पूछ सकता है प्रश्न, आपके ध्यान रखिएगा। डीप फेक, ठीक है, डीप फेक इसको लिख लीजिएगा यहीं पर, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डीप फेक। अब ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपको हमेशा तैयार करनी होती हैं। ऐसे में यूनिसेफ ने कहा कि भाई जो आप ये प्रयोग कर रहे हैं इस प्रकार से, जो अश्लीलता फैला रहे हैं, ये अपने आप में बाल यौन शोषण है, बहुत बड़ा कमिटमेंट है। दरअसल हम अपने अस्तित्व को भूल जा रहे हैं, अपने संस्कृति परंपराओं को भूल करके इस प्रकार का जो खेल खेलते हैं अपने आप में घातक है। आप लोग भी इंटरनेट के माध्यम से कई बार कुछ अलग चीजें देखते हैं, वह नहीं करना चाहिए। अपने मन और मस्तिष्क को क्या करना चाहिए, हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणः, मन वचन और कर्म तीनों से शुद्धता आपके भीतर रहेगी, तभी आप महान व्यक्ति कहलाएंगे। मन वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणः। कर्म सिर्फ हाथों से नहीं होते हैं बॉस, कर्म आपके मन मस्तिष्क के भी होते हैं। किसी के बारे में गलत सोचना भी अपने आप में क्या है, गलत है अपने आप में। यह बात ध्यान रखिएगा हमेशा आप लोग, ठीक है ना। तो इसी बात को लेकर के यूनिसेफ ने भाई चिंता जताई है और कहा कि भैया यह बाल यौन शोषण है अपने आप में। यूनिसेफ ने एआई उपकरणों द्वारा आपत्तिजनक सामग्री तैयार करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चेतावनी दी है। संगठन के अनुसार एआई से तैयार ऐसी सामग्री दुनिया भर में चिंता का विषय है और ऐसे भी मामले सामने आए जहां बच्चों के चित्रों से छेड़छाड़ कर उन्हें डीप फेक तकनीक से अश्लील रूप में दिखाया जाता है। अब बताइए कितनी बड़ी बात है, मतलब छोटे बच्चों को इंसान नहीं छोड़ते हैं, यह स्थिति है अपने आप में। चलिए, यूनिसेफ का कहना है कि इस तकनीक से बच्चों के नग्न चित्र दिखाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संस्था ने दुनिया भर की सरकारों से अनुरोध किया है कि वह अपने कानूनों में बाल यौन शोषण की कानूनी परिभाषा का विस्तार करें कि भाई क्या आपके डिफिनेशंस हैं। दूसरा, और इसमें एआई से तैयार सामग्री के निर्माण, खरीद और वितरण को आपराधिक गतिविधि माना जाए। यूनिसेफ ने एआई विकसित करने वाली संस्थाओं से भी कहा है कि भाई ऐसी किसी सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े मापदंड अपनाएं आप लोग। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार से जो चीजें कराई जा रही है अपने आप में क्या ठीक नहीं है, अपने आप में इस पर फोकस करने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए, बाकी यूनिसेफ के बारे में पढ़ लीजिएगा। यूनिसेफ का कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है। बच्चों के विकास और स्वास्थ्य संबंधित कार्यों को करता है यूनिसेफ, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड भी बोलते हैं इसको, है ना, बच्चों के विकास से संबंधित चीजें करता है, ठीक है। पहले नाम इसका क्या था, पहले इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड था, इसके बाद हो गया यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड हो गया, यूनिसेफ हो गया। स्थापना इसकी होती है 1946 में, जो कि कई बार पूछी गई एग्जाम में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों को आपातकालीन सहायता देना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। विश्व भर में बच्चों और माताओं के कल्याण के लिए कार्य करता है। उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा, स्वास्थ्य पोषण और टीकाकरण करना, शिक्षा और लैंगिक समानता, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग बीओ वगैरह का एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें ऐसे शॉर्ट नोट्स और पीसेस में भी 125 वर्ड्स में बीओ में आपके ये सारे प्रश्न आपके यूनिसेफ के बारे में पूछ सकता है। बाकी मेंस में जो प्रश्न बन सकता है, इस पर जो अभी डिसीजन यूनिसेफ ने दिया है, कमेंट जो किया है, इस पर प्रश्न आपके मेंस में बन सकता है कि इससे क्या आप एआई को समझते हैं, कितना इसका उपयोग और दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है। चलिए, यूनिसेफ और भारत की बात करते हैं तो भारत यूनिसेफ की शुरुआत 1949 में होती है अपने आप पे, जिसपे मिशन इंद्रधनुष में यूनिसेफ का एक बड़ा योगदान है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को लेकर के यूनिसेफ भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। बाल कुपोषण, बाल शिक्षा और स्वास्थ्य स्वच्छ भारत मिशन में भी दरअसल जो है जो यूनिसेफ है वो भारत के साथ में मिलकर के कार्य कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। यूनिसेफ के अनुसार एआई से तैयार बच्चों का असली चित्रण किस श्रेणी में आता है? साइबर अपराध में आता है, डिजिटल कला में आता है, बाल यौन शोषण में आता है, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? बताइए। बहुत कॉमन चीज है ना, बहुत कॉमन चीज है। बताइए क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बाल यौन शोषण तो होगा, और क्या होगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, बस। चलिए, अग्नि 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का भी हाल में सफल परीक्षण किया गया है। और कब किया गया है? 6 फरवरी को किया गया, ठीक है। 6 फरवरी को किया गया है। कहां से किया गया है? उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज केंद्र से किया गया है, ठीक है। और यहां से अग्नि 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। सामरिक बल कमान की देखरेख में किए गए इस परीक्षण का उद्देश्य मिसाइल प्रणाली की परिचालन और तकनीकी तैयारियों की जांच करना था अपने आप पे, ठीक है। परीक्षण में सभी मापदंड जो है सफलतापूर्वक जो है अपने आप में पूरे कर लिए गए हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा
विकसित अग्नि 3 ठोस ईंधन से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक है। अब इतने ही पॉइंट में 2-3 प्रश्न आपके बन जाएंगे। एक पॉइंट, ये जो अग्नि 3 है इसको किसने बनाया है, तो आप कहेंगे इसको डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, अग्नि 3 को किसने बनाया, डीआरडीओ ने, डीआरडीओ ने बनाया। दूसरा क्या बनेगा, ये किस प्रकार की मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है अपने आप पे, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो इसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है। तो अब 2 लाइन से आपके 3 प्रश्न बन जाएंगे यहीं से, याद रहेगा पॉइंट। और एक पॉइंट और बनेगा कि इसका एकीकृत परीक्षण कहां से किया गया, तो 6 फरवरी को किया गया। और कहां से, उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। तो ये 4-5 प्रश्न जो आपके इतने छोटे से पैराग्राफ से आपके बन जाएंगे, याद रहेगा पॉइंट। चलिए, यह मिसाइल पारंपरिक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि 3 मिसाइल प्रणाली को 2011 से सामरिक बल कमान में शामिल किया गया है। सफल परीक्षण भारत की सामरिक प्रतिरोध को मजबूत करने और उच्च स्तर की परिचालन तत्परता को बनाए रखने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना दर्शाता है। इस परीक्षण ने सही परिचालनगत और तकनीकी मानक को सही साबित कर दिया। तो ये अग्नि 3 के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब बताइए प्रश्न आप लोग इसमें से, ऐसे प्रश्न बहुत पूछते आप एग्जाम में, ठीक है ना भाई। अग्नि 3 मिसाइल किस प्रकार का ईंधन प्रयोग करती है। ए भाई लोग, आप आज जॉन डे वो चल रहा है आजकल, डे वो तो ही मनाने गए हैं ना भाई। ये साप्ताहिक जो ये दिवस चल रहा है ना, अभी स्टार्ट हुआ है शायद संभवतः कल परसों से, ठीक है। ये मनाना नहीं बॉस, है ना, नहीं तो यह मनाने के चक्कर में ना आगे के सारे दिवस आपके खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो साप्ताहिक दिवस अभी आपका चल रहा है बॉस, इसको मत चलाइएगा। ठीक है, तो ये गुलाब और कमल और कली जो करते हैं आप लोग ना, इसको बाद में कीजिएगा, अभी पढ़ लीजिएगा। आज के इन साप्ताहिक दिवसों को मनाने के चक्कर में आने वाले दिवस सारे खाई में चले जाएंगे आपके बॉस। ठीक है, तो अभी और प्यार के लिए, वैसे मोहब्बत के लिए कोई दिवस की आवश्यकता नहीं होती है। प्यार वह होता है जो हर दिवस मुस्कुराता है, खिलखिलाता है। ठीक है, आपसी प्यार संबंध ऐसा होना चाहिए कि जिसके लिए कोई दिवस की आवश्यकता ना पड़े, उसके लिए हर एक मिनट आपका इतना खुशनुमा हो कि हर तरफ जो है फूल खिले हुए दिखाई दें। ठीक है, किसी का मान सम्मान करना, उसका आदर करना, उसकी भावनाओं को समझना और किसी के बोलने से पहले ही उसके इच्छाओं को जानना और उसकी इच्छाओं की पूर्ति को करना ही दैट्स कॉल्ड लव, दैट्स कॉल्ड प्यार, है ना। तो अक्सर एक स्टेटमेंट में कहता हूं कि प्यार का दूसरा नाम क्या है, त्याग, समर्पण और विश्वास है। जहां ये 3 चीजें होती हैं वहीं पर प्यार होता है, अदरवाइज ये डे फे मनाने से बॉस होता नहीं है कुछ। ठीक है ना, और टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। और जो आज तुम्हारे साथ कहता ना, अब हम खड़े रहेंगे तुम्हारे साथ जी, चलो 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 चलो, कुछ नहीं होता भाई साहब। ठीक है, बात में बड़ी ध्यान से सुनना मेरी। ठीक है, इसलिए इन सब चीजों पर समय मत वेस्ट कीजिएगा। ठीक है, बहुत आंतरिक मन से मैं आपसे कह रहा हूं। हालांकि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि हर इंसान ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं। प्यार की अपनी परिभाषाएं होती हैं, अपना एक अस्तित्व होता है, नो डाउट। बट दिक्कत क्या है ना कि व्यक्ति अगर सही मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, और सही नहीं मिला तो जुआ है अपने आप में बॉस। शादी और प्यार दोनों अपने आप में जुआ है। ठीक है, मिल गया कोई तो बल्ले बल्ले है, और नहीं मिला तो बर्बाद है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब आप सही इंसान होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, तो दुनिया आप पर ट्रस्ट करती नहीं है बॉस। कलयुग चल रहा है ना, और कोई धोखेबाज मिलेगा तब आपके ऊपर विश्वास रहेगा। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो जी, बहुत बढ़िया। तो ये पर ध्यान रखिएगा, तो आप चक्कर में ना पड़े जिससे आपका समय बेस्ट हो। इससे बेटर ऑप्शन क्या है, आप आराम से मस्त रहिए, खाइए पीजिए और आगे बढ़िए अपने आप। ठीक है, बाकी कोई शिकायत हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, यू कैन कॉल इन व्हाट्सअप। ठीक है, ओके। चलिए बताइए भाई, कुछ दिमाग में गया कि निकल गया आप लोगों के, जाना चाहिए। ठीक है, मुस्कुरा रहे हो कुछ न कुछ, देखो मैं जानता हूं कि स्माइल, हल्की हल्की स्माइल आपके चेहरे पर आ रही है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अग्नि 3 मिसाइल किस प्रकार का ईंधन प्रयोग करता है, तरल ईंधन, ठोस ईंधन, हाइब्रिड ईंधन या फिर क्रायोजेनिक ईंधन, बताइए भाई साहब। अभी तो मैंने बताया था ना दोस्त, देखो इधर, भूल गए हो तो देख लो, कहां गया भाई। अगर भूल गए हो तो देख लो, ठोस ईंधन, है ना, बस हो गया। कौन सा रॉकेट साइंस था इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। तो ठोस ईंधन कहां पे लिखा है, बी वाले में लिखा है, तो बी इज द राइट आंसर। बस कॉमन सा प्रश्न है आपके लिए। चलिए, 24वीं भारत अमेरिका संयुक्त तकनीकी समूह की पूर्ण बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई है। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ, अच्छा डीआरडीओ के बारे में भाई पढ़ भी लीजिएगा आप लोग, है ना, मैंने बहुत बार कहा है। डीआरडीओ हो गया आपका, ठीक है, नासा हो गया आपका,
इसरो हो गया आपका, इन पर खूब प्रश्न बनता है, इनके अध्यक्षों के बारे में, इनके स्थापना के बारे में, इनके हाल फिलहाल में जो रिसर्च आदि हुई उनके बारे में बहुत प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अभी डीआरडीओ ने रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी में सहयोग को आगे बढ़ावा देने के लिए 24वीं भारत अमेरिका संयुक्त तकनीकी समूह की पूर्ण बैठक की मेजबानी की है। 2 दिवसीय बैठक नई दिल्ली में समाप्त हुई है। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडलों ने रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में चल रहे सहयोग की समीक्षा की और संबंधित चुनौतियों पर चर्चा की। बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण और उभरती रक्षा प्रौद्योगिकियों में सहयोग को और मजबूत करने के प्रस्तावों की जांच भी की गई इसमें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थी, 24वीं बैठक थी, यहां किया गया इसको। इसमें सहकारी अनुसंधान और विकास पहलों में विश्वविद्यालय से जुड़े अनुसंधान केंद्रों, रक्षा प्रयोगशाला और उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसमें कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बस इतना पढ़ के आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़े भाई। अब प्रश्न बनाइए इस पर आप लोग, चलो पढ़ते हैं। मैंने क्या कहा अभी आपसे, डीआरडीओ, ठीक है, कहां गया भाई, डीआरडीओ, ठीक है, इसरो, इसरो, ठीक है, और नासा, इनके बारे में पढ़िएगा जरूर से। ठीक है, इनके अध्यक्ष, अच्छा बताओ मुझे इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, बताओ, तुरंत बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ इसरो के अध्यक्ष कौन है और आपके डीआरडीओ के अध्यक्ष जो है वर्तमान में कौन है। तुरंत मुझे इसका आंसर दीजिए फटाक से, देखते हैं कितना कौन कौन बताता है आंसर इसका। ठीक है, और बाकी जो प्रश्न है इसका आंसर दीजिए आप लोग। बाकी डीआरडीओ ने किस देश के साथ संयुक्त तकनीकी समूह की 24वीं पूर्ण बैठक कभी की मेजबानी की है? रूस के साथ में, फ्रांस के साथ में, अमेरिका के साथ में या फिर जापान के साथ में? अभी जस्ट हमने बताया है, यह बैठक दरअसल अमेरिका के साथ में हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और बाकी इनके अध्यक्षों के नाम आप बताओ मुझे, डीआरडीओ के और इसरो के अध्यक्ष कौन है, और इनकी स्थापना वर्ष कब हुई थी, कब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए, ये छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है आपके लिए कि पीसीएस 2026 के लिए हमने एक ओनली प्री ओरिएंटेड एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, आपके नोट्स और मेंटरशिप, खास बात इसकी है कि अंडर गाइडेंस में आपकी तैयारी होगी। मेरे अंडर गाइडेंस में आपको प्रॉपर मेंटरशिप दी जाएगी, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हफ्ते में 2 बार गूगल मीट के माध्यम से आपसे मिला जाएगा। बहुत अच्छी पहल है अपने आप में, 4500 फीस है, स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए जो है ये आपको हो जाएगा 2500 में। बहुत अच्छा बैच है, कूपन कोड लगा दीजिएगा कैपिटल में पीसीएस, पीसीएस और 2000, इस कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा, फीस आपकी 4500 से 2500 हो जाएगी। इसमें बहुत कुछ मिलेगा, सी सेट से लेकर के एवरीथिंग मिलेगा आपको, तो इसको आप क्या करें, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, बाकी जो लोग अभी इंटरव्यू कॉल जिनकी आई है पीसीएस 24 को लेकर के, वो सभी लोग जो है एक बार कॉल मैसेज मुझे कर सकते हैं। अगर आपका इंटरव्यू आपको देना है आगे, तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, हाल ही में यह मामला सामने आया। अच्छा, अफ्रीका में फंसे फिक्की जनजाति के भारतीय नागरिक, ये अभी चर्चाओं में रहा है। दरअसल यह भारत की एक जनजाति है जो अफ्रीकन कंट्रीज में खासकर जो है फंसी हुई है, क्योंकि इनका वीजा जो है अब समाप्त हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये हक्की फिक्की, शायद आप लोगों ने पहली बार इस जनजाति के बारे में सुना होगा, क्योंकि आप तो नॉर्मल जनजाति पढ़ते हैं, है ना, सुनते हैं किताबों में, लेकिन ये शायद हक्की फिक्की शायद पहली बार सुनने होंगे। ये मामला तब आया है जब कर्नाटक से समेत हक्की फिक्की, अब ये कहां का है, ये जनजातियां, ये कर्नाटक की है। ठीक है, कर्नाटक सरकार की। तो कर्नाटक से समेत हक्की फिक्की जनजाति को सदस्य अफ्रीका, यानी कि खासकर इसमें विशेषकर आपका पश्चिमी और मध्य अफ्रीकी देशों में फंस गए हैं। हक्की फिक्की जनजाति परंपरागत रूप से शिकार, वन उत्पादों और जड़ी बूटियों पर आधारित व्यापार आदि को करती है अपने आप में। ठीक है, और हाल ही के वर्षों में इसके कई सदस्य व्यापार एवं स्वरोजगार के उद्देश्य से विदेश जाते रहे हैं, और वहीं पर वीजा जिनका समाप्त हो गया, वहां फंस गए हैं वहां पर अपने आप में। रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों के वीजा की वैधता समाप्त हो गई है, जिससे वह समहित देशों में कानूनी स्थिति को खो बैठे हैं अपने आप पे, कि भैया लीगली आप वहां पर नहीं रह सकते हैं, वीजा समाप्त हो गया। इसको लेकर के उनको यहां पर लाने के प्रयास किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप उन्हें हिरासत, जुर्माने या आवागमन प्रतिबंध जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा और लौटना भी कठिन हो गया है। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ने स्थानीय दूतावासों के माध्यम से स्थिति की निगरानी शुरू की है और काउंसलर सहायता प्रदान करने का प्रयास भी किया गया है। ठीक है, तो ये एक खास बात है। और
आप जानते होंगे कि ऐसे मामले कई बार आते रहते हैं, हालांकि सरकार अपने दूतावासों के माध्यम से ऐसे लोगों को वापस अपने स्वदेश लाने का प्रयास करती रहती है। ठीक है, तो हक्की फिक्की के बारे में पढ़ लीजिएगा एक बार अलग से। हाल ही में अफ्रीका में फंसे हक्की फिक्की जनजाति के भारतीय नागरिकों का मामला चर्चा में रहा। इस संकट का मुख्य कारण क्या रहा है? हाँ, तो ए ऑप्शन है हक्की फिक्की जनजाति के सदस्यों के बीच के वीजा की अवधि समाप्त हो जाना, जिसके कारण वे कानूनी रूप से अपने निवास देश में ठहर नहीं पा रहे हैं और भारत वापसी में कठिनाई आ रही है। दूसरा, अफ्रीकी देशों द्वारा भारतीय जनजाति समुदायों पर स्थायी यात्रा प्रतिबंध लगा दिया जाना। सी, हक्की फिक्की जनजाति के लोगों का अवैध प्रवासन नेटवर्क से जुड़ा होना। डी ऑप्शन, भारत सरकार द्वारा उनके पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया जाना। क्या होगा इसका उत्तर? अभी हमने बताया है, बहुत कॉमन सा इसका उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब इसका उत्तर मुझे बताएंगे क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसका ए हो जाएगा उत्तर, है ना? कॉमन सी बात है ना? चलिए, चिचोन ज्वालामुखी अभी चर्चाओं में है भाई साहब। खतरनाक ज्वालामुखी है अपने आप में चिचोन ज्वालामुखी, और ये अपने खास विस्फोट के लिए जाना जाता है जो कि 1982 में हुआ था। और अभी इसमें कहा गया कि भाई जो मैग्मा है इसका वो अभी भी जो है और उसमें अभी भी जो है ज्वाला है अपने आप में। मैग्मा आप जानते होंगे, फॉर एग्जांपल के लिए ये कोई ज्वालामुखी है, ठीक है, और ये क्या हो गया भाई, ये कोई ज्वालामुखी है फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, और इस ज्वालामुखी के जो नीचे जो है एरिया जो है नीचे क्या होता है, मैग्मा होता है इसके, है ना? जानते होंगे आप मैग्मा क्या होता है। मैग्मा जो गर्म चट्टानें होती, पहली चट्टानें होती, दैट्स कॉल्ड मैग्मा। और जब ज्वालामुखी में जब विस्फोट होता है तो इसी विस्फोट से क्या होता है। अच्छा, इसको एक बात कुछ चीजें मैं आपको बता दूं जरा कि इसमें भाई क्या क्या चीजें हैं। देखो, कोई ज्वालामुखी है फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, कोई भी ज्वालामुखी है अपने आप में, ठीक है। अब इस ज्वालामुखी के नीचे क्या होते हैं, पहली गर्म चट्टानें होती हैं अपने आप में, गर्म चट्टानें होंगी अपने आप में, ठीक है। इन चट्टानों को क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे हम बेसिकली मैग्मा बोलते हैं ना। क्या बोलेंगे इसको, मैग्मा बोलेंगे। ये क्या रहेगा, मैग्मा रहेगा। अब यही मैग्मा जब विस्फोट इसमें होता है तो ये मैग्मा क्या होता है, इसे निकलता है अपने आप, ऐसे से निकलेगा और निकल के क्या होगा, अपने आप बाहर से निकलेगा। तो बाहर जब निकलेगा तो इसको क्या बोलेंगे, फिर इसको बोलेंगे हम दैट्स कॉल्ड लावा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, लावा बोलेंगे। और ये जो लावा जो निकलता है, जो जमीन पर जो बिखरता है अपने आप पे, उससे अलग अलग प्रकार की भू आकृति बन जाती है, ठीक है, भू आकृति बन जाती है। इसी पर प्रश्न आता है आपके, और इन्हीं लावा से अनेक प्रकार की मिट्टी आदि का निर्माण भी होता है, अनेक प्रकार की चट्टानों आदि का भी निर्माण होता है, ठीक है। तो इससे प्रश्न बनता है, ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, इन पर खूब बाढ़ हो गया, इन पर बहुत प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम बनते हैं। इन सभी को रेडी कर लेना है। ज्वालामुखी को आज ही रेडी कर लीजिएगा तुरंत। देखो, एक बात बहुत गंभीरता पूर्वक मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कुछ मैं टास्क आपको देता हूं, प्लीज आप उसको कंप्लीट करने का प्रयास करिए। मैं ये बात हर क्लास में आपसे कहता हूं, क्योंकि आप शायद इस क्लास की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पा रहे। आप प्लीज इस बार मेरे पर विश्वास करके क्लास को देखिए, और अगर एक भी प्रश्न आपका गलत हो गया करंट का तो आप मुझसे कहिएगा, ठीक है। लेकिन सर इतनी सी है, और जो टास्क मैं देता हूं, होमवर्क देता हूं, उसको करने का प्रयास कीजिएगा, तो डेफिनेटली बहुत कुछ फायदा होगा आपको। तो ये मैग्मा और ये सब चीजें बारे। अच्छा, इस पर एक प्रश्न और आता है कि यह ज्वालामुखी कहां पर पाया जाता है, यानी कि स्थान, और कौन सा सुषुप्त ज्वालामुखी है और कौन सा जागृत ज्वालामुखी है अपने आप पे। तो ये इस प्रकार के प्रश्न यहां से बनते हैं एग्जाम में। तो उसकी पूरी लिस्टिंग आप एक बार तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये दरअसल चिचोन जो ज्वालामुखी है मैक्सिको के, ठीक, कहां पर, मैक्सिको के चियापास क्षेत्र में स्थित है। 1982 के विनाशकारी विस्फोट के लिए जाना जाता है। हालिया वैज्ञानिक अध्ययनों और उपग्रह आधारित एनालिसिस या अवलोकनों के आधार पर इसके क्रेटर क्षेत्र में नई हाइड्रोथर्मल गतिविधि दर्ज की गई है, जैसे गैस उत्सर्जन, गर्म जल परिसंचरण और रासायनिक संरचना में परिवर्तन। हाइड्रोथर्मल गतिविधि यह संकेत देती है, क्या देती है, कि ज्वालामुखी के नीचे ऊष्मा स्रोत, हीट सोर्स अभी भी सक्रिय है और मैग्मा तंत्र पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ, यानी कि इसमें अभी भी विस्फोट हो सकता है बॉस। यह अभी हालिया रिपोर्ट जो आई हुई है उसके आधार पर कहा गया है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि तत्काल विस्फोट निश्चित है कि भैया मैग्मा नीचे गर्म हो रहा तो विस्फोट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यह स्थिति फ्रिएटिक, ठीक है, विस्फोटों या दीर्घकालिक ज्वालामुखीय पुनः सक्रियता के जोखिम को बढ़ा सकती है।
इसी कारण भूवैज्ञानिकों के लिए निरंतर निगरानी, गैस विश्लेषण और तापीय अध्ययन करना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है इसको लेकर। तो ये अभी चर्चाओं में था, ये चिचोन ज्वालामुखी। ठीक है, चलिए अब बताइए प्रश्न इसमें से क्या हो जाएगा इसका उत्तर। अब इसका प्रश्न पढ़िए खुद, इसका उत्तर मुझे बताइए आप लोग क्या होगा। आसान सा प्रश्न है इसका, है ना, कोई बहुत कठिन नहीं है कि बहुत कठिन है भाई साहब, बताइए। चलिए, आप लोग होशियार तो हैं खूब ज्यादा, गजब वाले नहीं है होशियार हैं होशियार, मैं जानता हूं। बताओ भाई। तो हाल ही में चिचोन ज्वालामुखी में नई हाइड्रोथर्मल गतिविधि के संकेत पाए गए। इस विकास का वैज्ञानिक महत्व क्या है? यह संकेत देता है कि चिचोन ज्वालामुखी पूर्णतः निष्क्रिय हो चुका है और भविष्य में किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। यह ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन। हाइड्रोथर्मल गतिविधि मैग्मा तंत्र में ऊष्मा और तरल पदार्थों की निरंतर उपस्थिति को दर्शाती है, जिससे भविष्य में ज्वालामुखी या फ्रिएटिक विस्फोट की संभावना पर वैज्ञानिक निगरानी आवश्यक हो जाती है। सी ऑप्शन, यह गतिविधि केवल मौसमी वर्षा का परिणाम है और इसका ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से कोई संबंध नहीं है। लास्ट ऑप्शन, इसका अर्थ है कि ज्वालामुखी तुरंत एक बड़े विस्फोट की ओर बढ़ रहा है और आसपास के क्षेत्रों को खाली करना अनिवार्य हो गया है। क्या होगा इसका उत्तर बताओ। इट्स वेरी 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 कॉमन, है ना बॉस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, है ना। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। दुबई लूप परियोजना, ये अभी जिसको अंडरग्राउंड दुबई लूप ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं अपने आप में, ये दुबई लूप परियोजना है। ये क्या होगा ना, जैसे ये आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये जो सुरंग होती है ना अपने आप पे, तो उसके नीचे कुछ ऑटोमेटिक लूप चलेंगे अपने आप, मतलब वो एक साधन चलेगा जो विदाउट ड्राइवर होगा अपने आप, बहुत हाई स्पीड इसके अंदर चलेगा एकदम स्पीडली, और इससे क्या होगा कि जो ट्रैफिक आदि होता है वो नहीं होगा और दुबई में ट्रांसपोर्टेशन और मजबूत होगा अपने आप में। तो ये सभी चर्चाओं में एक खास प्रकार की टेक्नोलॉजी के बेस्ड ये बनाया गया है अपने आप में। विदाउट ड्राइवर रहेगा भाई साहब, कोई एआई बेस्ड इसमें टेक्निक चीजें लगाई जाएंगी टेक्निकल, और वो ऑटोमेटिक रन करेगी अपने आप में। ठीक है, दुबई लूप दुबई सरकार की एक महत्वाकांक्षी भविष्य उन्मुख शहरी परिवहन परियोजना है, जिसे पारंपरिक मेट्रो या रेल प्रणाली से अलग रूप से विकसित किया गया है। मेट्रो जैसा नहीं कि हाँ हाई स्पीड चलेगी, और जैसे मेट्रो भी क्या होता है अंडरग्राउंड चलता है ना, तो अंडरग्राउंड ये भी रहेगा, लेकिन ये मेट्रो से अलग रहेगा, इसमें ड्राइवर वगैरह नहीं रहेगा, ये सब कुछ एआई बेस्ड रहेगा अपने आप पे। ठीक है, यह एक ऑल इलेक्ट्रिक हाई स्पीड भूमिगत ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जो सीमित दूरी के भीतर यात्रियों को तेज, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा प्रदान करेगा। जीरो कार्बन इमिशंस का लक्ष्य में भी लक्ष्य रखा गया है। इसका लक्ष्य सतही यातायात दबाव को कम करना, कार आधारित आवागमन पर निर्भरता घटाना और तथा स्मार्ट सिटी मोबिलिटी को प्रभावित करना है। दुबई लूप को खासतौर पर अंतिम मील कनेक्टिविटी और भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया। यह परियोजना दुबई के नेट जीरो और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट रणनीति के अनुरूप है अपने आप पे, कि भैया नेट जीरो कार्बन का हमने लक्ष्य रखा हुआ है, हम इससे इसका फायदा उठाएंगे और ट्रांसपोर्टेशन में जो ट्रैफिक सिस्टम होता है उसको हम सही करेंगे, और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट जो होता है, बड़ा अच्छा टर्मिनोलॉजी है क्या, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, यह भारत में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत आप देखते होंगे कितने बड़े स्तर का ट्रैफिक होता है। ठीक है, तो लखनऊ में या प्रयागराज में आप कार लेके निकल के दिल्ली में, तो समझ लीजिए माथे पर आप हाथ रख, भाई साहब कहां चले आए, स्कूटी से चले जाते तो बढ़िया रहता, और 2-3 लोग ठोकर मार के जरूर जाएंगे आपको। और नई नई गाड़ी अगर कहीं लखनऊ में लेके चले गए, पक्का है कि टक्कर मारेगा आपको बॉस, मत लेके जाइएगा, स्कूटी लेके जाइएगा, कैब लेके जाइएगा। ठीक है, चलिए अब इसी पर बन जाएगा प्रश्न आपके सामने। ठीक है, चलो। हाल ही में चर्चा में रही दुबई परियोजना, जो दुबई लूप परियोजना का मुख्य उद्देश्य और स्वरूप क्या है। यह परियोजना दुबई में एक भूमिगत मेट्रो लाइन स्थापित करने से संबंधित है, जिसे पारंपरिक रेल नेटवर्क के रूप में विकसित किया जाएगा। दुबई लूप का उद्देश्य केवल पर्यटन के लिए भूमिगत पैदल मार्ग विकसित करना है, जिसका सार्वजनिक परिवहन से कोई संबंध नहीं है। सी, यह परियोजना मुख्य रूप से भारी माल वाहन परिवहन के लिए भूमिगत सुरंगों के निर्माण पर केंद्रित है। या डी ऑप्शन, दुबई लूप एक हाई स्पीड ऑल इलेक्ट्रिक भूमिगत परिवहन प्रणाली है, जिसे शहरी यातायात जाम कम करने, अंतिम मील कनेक्टिविटी सुधारने और भविष्य उन्मुख स्मार्ट मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है। क्या होगा इसका उत्तर बॉस बताइए। सिंपल सी बात है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। बहुत कॉमन सा प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा हाथियों की मृत्यु रोकने के लिए तैनात एआई आधारित प्रणाली
अभी आप जानते हो कि जहां जहां पर जैसे कई बार क्या होता है ना कि किसी फॉरेस्ट एरिया से अगर ट्रेन होकर गुजरती है, जैसे राजाजी नेशनल पार्क बहुत कॉमन है, आप जानते हो उत्तराखंड में है, इधर दुधवा नेशनल पार्क वाला एरिया हो गया अपने आप में, तो क्या है वहां पर जब ट्रेन निकलती है तो क्या होता है ना बॉस कि कई बार इनके बच्चे और हाथियां जो है इनसे टकरा करके एक्सपायर हो जाती हैं। तो अब क्या होगा कि अब एआई बेस्ड तकनीकी रहेगी जो कि ड्राइवर को सूचित कर देगी और एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये जो दुर्घटनाएं होती हैं हाथियों समेत वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे अपने आप में। ठीक है, यानी कि भारतीय रेलवे ने हाथियों की रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उद्देश्य से एक एआई आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम तैनात किया है, विशेषकर उन रेल खंडों में जहां हाथी गलियारे स्थित हैं। यह प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन और थर्मल वीडियो कैमरों की सहायता से रेल पटरियों के आसपास हाथियों की गतिविधि को वास्तविक समय में पहचानती है। भाई कहां पर खतरा आ रहा है, रोक दो ट्रेन। जैसे ही हाथियों की उपस्थिति का पता चलता है यह सिस्टम लोको पायलट, स्टेशन मास्टर और नियंत्रण कक्ष को तुरंत चेतावनी भेज देता है, जिससे ट्रेन की गति घटाई जा सके और या आवश्यकता पड़ने पर ट्रेन रोकी जा सके। क्योंकि आप ट्रेन स्पीडली लेके आ रहे हैं एकदम स्पीड से और हाथियों का झुंड जो है एकदम से निकल रहा है, अब जैसे ट्रेन आई फट से एक्सीडेंट हो गया। तो कई बार रेल की बड़ी दुर्घटनाएं होने की भी संभावना हो जाती है अपने आप पे। ठीक है, भारत में रेल दुर्घटनाएं हाथियों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण है अपने आप पे रही हैं, विशेषकर पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और केरल जैसे राज्यों में यह एआई पहल वन्यजीव संरक्षण और बुनियादी ढांचे के अस्तित्व का एक उदाहरण है। इससे क्या होगा, हम हाथियों का संरक्षण भी कर पाएंगे और जो रेल दुर्घटनाएं से होती हैं उनका भी हम समर्थन कर पाएंगे, तो यह फायदा होगा अपने आप पे। ठीक है, चलिए अब इसी पर बेस्ड आपके सामने प्रश्न आ गया एग्जाम। अब इसको पढ़ो, इसका उत्तर मुझे बताओ क्या होगा इसका उत्तर एग्जैक्टली। चलो 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, बॉस 20 सेकंड का टाइम है, बताओ फटाफट पढ़ो, इसका उत्तर मुझे बताओ दो तुरंत, बिना किसी इफ बट के, है ना। चलो क्या होगा इसका उत्तर आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए हो जाएगा, पढ़ लो इसको एक बार, ए में क्या है। ठीक है, और ऐसे प्रश्न आपसे अक्सर आप एग्जाम में, अच्छा प्रोजेक्ट हाथी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसको पढ़ लीजिएगा। हाथी की चर्चा है तो कम से कम प्रोजेक्ट हाथी तो पढ़ लीजिएगा, इसकी क्यों, अब कब आया था ये, क्यों है, कैसे क्या कुछ चीजें हैं, तो इसमें पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। अब आपके एक प्रश्न है छोटा सा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था। बहुत आसान सा प्रश्न, इसका उत्तर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नगर नियोजन, आर्थिक जीवन और सामाजिक संरचना के संदर्भ में इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बहुत कॉमन सा प्रश्न है, इसका भी उत्तर मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक है, बाकी कल हमने आपको एक प्रश्न दिया था कि भाई बताओ पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए तथा मानव स्वास्थ्य पर इनके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये हमने भूमिका लिखी यहां पर, उसके बाद यहां पर वायु प्रदूषण का कारण क्या क्या है, स्वास्थ्य प्रभाव, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखिए सारा सारा लिखा हुआ है। ठीक है, फिर जल प्रदूषण, उसका कारण क्या है, इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे हैजा, टाइफाइड, पेचिस, ये सब अलग अलग बीमारियां जो हैं इस पर प्रश्न भी आपसे अलग अलग पूछता है। ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा। फिर मृदा प्रदूषण, इसका कारण क्या है, स्वास्थ्य पर क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है, ये भी देख लीजिए। ठीक है, फिर ध्वनि प्रदूषण जो होता है इसमें क्या क्या होता है, इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी लिखा है यहां पर। ठीक है, रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, इसका क्या कारण होता है, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी लिखा हुआ है यहां पर। फिर निष्कर्षता, ये देखिए पूरा बात लिखी गई है कि पर्यावरण प्रदूषण न केवल प्रकृति बल्कि मानव अस्तित्व के लिए भी गंभीर चुनौती है। इससे निपटने हेतु प्रभावी कानूनों का पालन, जन जागरूकता, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग एवं सतत विकास की अवधारणा को अपनाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखा करिए, उसका उत्तर लिख करके भेज दिया करिए, मैं चेक कर दिया करूंगा। किस नंबर पर, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर। ठीक है ना, तो ये हो गया। और इसी से रिलेटेड पीसीएस की क्वेरी, फाउंडेशन कोर्स की, पीसीएस प्री की क्वेरी, बाकी लेखपाल की क्वेरी, यूपी लोअर पीसीएस की क्वेरी, बीओ की क्वेरी, समीक्षा 2026 की क्वेरी, हाईकोर्ट आरओ की क्वेरी, ये सब आप इसी नंबर पे आप मुझसे बात प्राप्त कर सकते हैं, या जो हमारे ऑफिस के अनदर नंबर हैं आप उन पर भी बातचीत कर सकते हैं। ये पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स का एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा और इसका आप जो है आप इसको बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटा सा अपडेट था, बाकी हम लोग मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं?
क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।